दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु अगले मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 29वें नंबर का लेक्चर है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, शुरुआत का जो 10 लेक्चर था वो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर पर डिस्कशन किया। आगे 11 नंबर से आज 19 नंबर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर के सवालों को देख रहे हैं। होता क्या है कि पुलिस परीक्षा हेतु कंप्लीट हिंदी, जी हाँ दोस्तों, जितना भी हिंदी से जो कुछ भी पूछा जाना है, हर एक चैप्टर से दोस्तों जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, अति संभावित प्रश्न हैं, उनको लेकर दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूं। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, याद रखेंगे पुलिस परीक्षा हेतु दोस्तों 2 किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया था। बहुत कम प्राइस में किताबें अवेलेबल हैं। एक तो दोस्तों अलग से मॉक टेस्ट के लिए किताबें अवेलेबल है, दूसरा दोस्तों आपके क्विक रिवीजन के लिए किताब अवेलेबल। आप चाहें तो स्टडी 91 के ऑनलाइन पोर्टल से इन किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं। स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। तैयार हो जाइए और फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, यहां पर कौन सा अलंकार है? जो दोहा दिया दोस्तों, उस दोहे में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। कर श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। देखिए उपमा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उपमा अलंकार में दोस्तों हमेशा किसी न किसी की तुलना की जाती है। तुलना करने की वजह से सासी से, सम समान सरिस, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसा यहाँ पर है नहीं। रूपक अलंकार भी यहाँ पर नहीं है। और यमक इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जो यमक है जहां पर होता है वहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है। क्या होता है दोस्तों? जहां यमक होता है वहां क्या होती है? वहां शब्दों की आवृत्ति होती है, तो यहां पर आवृत्ति भी नहीं है। फिर सर आप क्या कहना चाहते हैं? श्लेष अलंकार है। लेकिन सर हम माने कैसे श्लेष अलंकार है? देखिए श्लेष का अर्थ मैंने आपको कई बार समझाया। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहां एक शब्द के कई सारे अर्थ हों। और यहां लिख रहा है सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन को कौन ढूंढता है? कर कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढता है और चोर भी ढूंढता है। यानी सुवर्ण के कई सारे अर्थ हैं। यहां मैं क्या बताना चाहता हूं आपको? यहां मैं बताना चाहता हूं ये जो सुवर्ण है इसके कई सारे अर्थ है। जब दोस्तों आप कवि की बात करते हैं तो कवि दोस्तों सुवर्ण का अर्थ समझता है अक्षय शब्द से, अक्षय वर्ण या फिर अच्छे शब्द से दोस्तों इसका तात्पर्य आता है। जब दोस्तों व्यभिचारी के संदर्भ में बात करते हैं, व्यभिचारी, ठीक है, तो व्यभिचारी जो होता दोस्तों ये किसके संदर्भ में समझता है? ये सुंदर वर के संदर्भ में समझता है। ठीक है, सुंदर वर के संदर्भ में समझता है। और यदि चोर की बात करते हैं तो चोर सुवर्ण को सुवर्ण समझता है। क्या बचता है? स्वर्ण। ठीक है, तो स्वर्ण मतलब यहां क्या कर सकते हैं? स्वर्ण यानी सोना समझ लेता है। क्या समझता है? सोना। तो शब्द तो एक ही है सुवर्ण, लेकिन उसका अलग अलग समय पर अलग अलग अर्थ है। अलग अलग लोग उसे अलग अलग अर्थों के रूप में दोस्तों जानते हैं। और जहां कहीं ऐसा होता है वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या जवाब हो जाएगा? श्लेष अलंकार। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। कह श्लेष अलंकार होता है, क्या होता है? कह कि उभया तो बिल्कुल नहीं होता। शब्द और अर्था में मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था दोस्तों? इस तरह से कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले लिखिए शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार, जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, आप पढ़ते हैं दोस्तों यमक अलंकार, आप पढ़ते हैं दोस्तों श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार। आप पढ़ते हैं दोस्तों वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। आप पढ़ते हैं विप्सा अलंकार। ये कभी भी दोस्तों आपके सामने आ जाए ना तो याद रखिएगा ये किस में आता है? जो आज पूछा आपसे श्लेष अलंकार, ये शब्द अलंकार का भेद है। अर्थ अलंकार न कीजिएगा। अर्थ अलंकार में क्या क्या आता है दोस्तों? तो यहां पर आता है उपमा अलंकार, यहां आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहां आता है रूपक अलंकार, यहां आता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, यहां आता है भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, भ्रांति। ऐसे बहुत सारे हैं। ये सब दोस्तों कहां आते हैं? अर्थ अलंकार में आते हैं। फिलहाल हमें तो हमारे शब्द से मतलब है, तो शब्द अलंकार का भेद कौन सा हो जाएगा? यहां पर जो सवाल दिया श्लेष अलंकार, वो आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पर दोस्तों मोती के कई सारे अर्थ हैं। इस वजह से दोस्तों ये जो लाइन लिखा है ना, यहां पर भी दोस्तों कौन सा अलंकार है? याद रखेंगे श्लेष अलंकार है।
ठीक है, क्या है दोस्तों, श्लेष अलंकार है। और ये पंक्ति दोस्तों किसकी है, ये पंक्ति रहीमदास जी की है। ठीक है, खैर हमसे इससे मतलब नहीं, यहाँ तो पूछा है कि कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, वो छंद आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और दोहा क्या होता है दोस्तों, दोहा जो होता है यह अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। क्या होता है, अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। कुल मात्राएं कितनी होती दोस्तों, तो अगर कुल मात्रा की बात करेंगे तो कुल मात्रा होती है 24। कितनी होती है, कुल 24 मात्राएं होती है। 13 और 11 पर दोस्तों यति पाई जाती है ना, और दोहा का उल्टा कौन सा होता है, सोरठा होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा दोहा दोस्तों किस प्रकार का छंद है, केवल इतना आपसे पूछ रहा है। तो दोहा दोस्तों अभी बताया, सममात्रिक मत कीजिएगा, सममात्रिक नहीं अर्ध सममात्रिक है। ठीक है, यहाँ पर बाकी गलत है दोस्तों, कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है। कुल 24 मात्राएं, और बांट कर देखेंगे तो 13 और 11 पर दोस्तों यति होता है, ये आप याद रखेंगे। यानी पहले और तीसरे पद में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में कितना, 11 मात्राएं होती हैं। सबको जोड़ देंगे तो कुल 24 मात्रा हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। करा वात्सल्य रस का स्थायी भाव कौन सा होता है, रुकिए 1 मिनट के लिए। ठीक है, देखिए जब कभी आप रस के बारे में पढ़ते हैं तो आप हमेशा भरत मुनि को याद करते हैं। भरत मुनि कहते हैं कि रसों की संख्या कितनी होती है, भरत मुनि रसों की संख्या कितनी बताते हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ 8 बताते हैं। लेकिन भरत मुनि जब चले गए तो उसके बाद 9वें नंबर का रस कौन सा बना, शांत रस बना। क्या बना, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या बना, निर्वेद बना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 10वें नंबर का जो रस है कौन सा बना, याद रखेंगे भक्ति रस बना। कौन सा, भक्ति रस बना। ठीक है, भक्ति रस में क्या हो जाता है, भगवत वत्सल कहते हैं। ठीक है, भगवत वत्सल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 11वें नंबर पे कौन सा आ गया, याद रखेंगे वात्सल्य रस हो गया। क्या हो गया, वात्सल्य रस। ठीक है, और यही पूछा कि वात्सल्य रस में क्या हो जाता है, तो वात्सलता हो जाता है। क्या हो जाता है, वात्सलता। यहां पर ये करिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कुल रसों की संख्या, तो टोटल वर्तमान में 11, परीक्षा में 8, 9, 11 तीनों चीजें दी होती है। आप बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। रति तब होगा दोस्तों जब आपसे श्रृंगार रस पूछता। क्या पूछता, श्रृंगार रस। भक्ति बताई दिया। हास्य दोस्तों तब होता जब हास्य रस पूछता। क्या पूछता, हास्य रस पूछता। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां पर जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव क्या होता है, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना और बसंत ऋतु। ये सब अच्छा बताइए किस रस में दोस्तों इस तरह की फीलिंग आती है। ये सवाल एक्सीडेंटल सवाल है, परीक्षा में आता है, बच्चा सवाल से लड़ता है और घायल हो जाता है। ठीक है, यानी उत्तर हमेशा गलत करता है। बच्चा पता नहीं क्यों दिमाग में आता है, वो सोचता बादल की घटा है, सर मौसम बन रहा है, और मौसम सोच के ना तुरंत वो जवाब दे देता श्रृंगार रस है। लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों श्रृंगार रस जवाब नहीं है, ये गलत जवाब है। मौसम पे मत जाइए। बच्चा सोचता है मौसम बन रहा है, बादल की घटाएं, कोयल कूक रही, आहा नायिका की याद आ रही है। ठीक है, बह गया भावनाओं में, उत्तर कर दिया गलत। ये सब दोस्तों जवाब नहीं होगा। यहां जहां शांत रस होता है ना, ये सब दोस्तों किसके लिए, शांति को प्रेरित करते हैं। जहां बादल बनता है, वसंत ऋतु, कोयल का कूकना, हमको और शांति मिले जाता, और एकाग्रता में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ शांत रस हो जाएगा। शांत रस में अस्थायी भाव क्या हो जाता है दोस्तों, निर्वेद हो जाता है। ठीक है, निर्वेद। अद्भुत रस का क्या हो जाता है दोस्तों, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है, चाहे यहाँ पर आश्चर्य कर लीजिए या अचरज कर लीजिए। ठीक है, वात्सल रस का क्या हो जाता है, वात्सल्यता हो जाता है। ठीक है, इसी तरह श्रृंगार रस का क्या हो जाता है, रति हो जाता है। लेकिन हमें दोस्तों किससे मतलब है, शांत रस से। मुझे पता है आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बता रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं क्यों गलत बताऊंगा। ठीक है, मुझे किसी भी सवाल में डाउट होता है, मैं तुरंत क्वेश्चन मार्क दे देता हूं कि भैया इसको एक बार आप ढूंढ लीजिए, या मैं इस सवाल का उत्तर देने में असमर्थ हूं। मेरी आदत आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन जहां मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहां मैं आपको परेशान नहीं करता, सीधे सीधे जवाब देता हूं। आप इसे याद रखिए, यही बिल्कुल सही जवाब है। करा न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका मतलब क्या है, करा काम से जी चुराना नहीं, मन लगाकर काम करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, इसे कहते हैं असंभव कार्य। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे असंभव कार्य से संबंधित दोस्तों बहुत सारे मुहावरे हैं। जैसे आप जानते दोस्तों
कहते हैं ना सरसों से तेल निकालना, ठीक है, अंगुली से सरसों फोड़कर कोई तेल निकाल सकता है? आप अपने अंगुली से सरसों फोड़ सकते हैं, ठीक है, वो भी दोस्तों असंभव कार्य होता है। या दोस्तों हाथ पर दूब जमाना, दूब में क्या होता है? घास, ठीक है, कोई हाथ की हथेली पर दूब जमा सकता है? नहीं। या बालू की भीत, ठीक है, बालू की भीत भी दूब, बालू से कैसे भीत, दीवार कैसे खड़ा होगा? वो भी असंभव कार्य है। तो कई सारे होते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। ढपोर शंख दोस्तों, ढपोर शंख नहीं होता, डपोर शंख होता है। क्या होता है दोस्तों? डपोर शंख शब्द होता है। और डपोर शंख का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कह रहा बहुत बड़ी गिनती नहीं, भारतीय शंख नहीं, विशेष तरह का शंख नहीं, जो बेसिर पैर की बातें करता है दोस्तों, जो बेसिर पैर की बातें करने वाला होता है उसे कहते हैं डपोर शंख। क्या कहते हैं? डपोर शंख, जिसके बात का कोई और छोर ना हो और ना ही उसके बात का कोई सिद्ध प्रमाण हो, ठीक है। वही थाली का बैगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, याद रखें परीक्षा में पूछता है थाली का बैगन होना, ठीक है, थाली का बैगन होना, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। क्या कहते हैं? सिद्धांतहीन व्यक्ति कहा जाता है दोस्तों। ये आप तथ्य याद रखेंगे। आगे बात समझ में कहीं कोई डाउट नहीं ना? बस ऐसे ही पढ़िए, ऐसे पढ़िए, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आराम आराम से देखते चलिए। कह रहा संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। यहाँ संश्लिष्ट जो लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है। क्या दोस्तों? ये गलत है। सही क्या होता है? संश्लिष्ट नहीं होता है, संश्लिष्ट होता है, ठीक है। ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। कैसे लिखा जाएगा? पहले स पे बिंदी देंगे, फिर स्ली लिखेंगे, फिर यहाँ खटकोड़ स और ट लिखेंगे। ये दोस्तों जो है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो बाकी का गलत है। वर्तनी शुद्धि आपको आनी चाहिए, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? करा उसने हाथी पर काठी बांध दी, लकड़ी की काठी, काठी का संबंध हमेशा घोड़े से होता है। और हाथी पर दोस्तों क्या बांधा जाता है? हाथी के ऊपर जो रखा होता है उसे हौदा कहते हैं, ठीक है। तो हाथी पर हौदा बांधा जाता है, न कि काठी। इस वजह से दोस्तों ये गलत हो गया। सेना ने विख्यात आतंकवादी, हाँ जैसे लगता है बहुत बड़े थे, प्रसिद्ध थे, सुप्रसिद्ध। अरे आतंकवादी इतना गंदा व्यक्ति होता है तो कुख्यात करिए ना, विख्यात नहीं, प्रसिद्ध नहीं, कुप्रसिद्ध, कुख्यात हो जाएगा। इस सौभाग्यवती कन्या को आशीर्वाद दीजिए। देखिए सौभाग्यवती कन्या नहीं दोस्तों, अगर कन्या है तो यहां लिखेंगे सौभाग्य कांक्षड़ी। क्या लिखेंगे? सौभाग्य कांक्षड़ी कन्या, ठीक है। सौभाग्यवती तब कहा जाता है जब किसी कन्या का विवाह हो जाता है, और विवाह हो गया तब उसे कन्या मत कहिए। विवाह होने के बाद आप कहिए सौभाग्यवती स्त्री को आशीर्वाद दीजिए, तब सही हो जाएगा। कन्या सौभाग्यवती नहीं होती है, कन्या सौभाग्य कांक्षड़ी होती है। तो ये आप याद रखेंगे, इस वजह से ये मिस्टेक हो गया। गोलियों की बौछार के समझ कोई टिक न सका, ये बिल्कुल दोस्तों सही जवाब है। इस सवाल में यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आइए, कह रहा है किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो अगर विशेष बल देना चाहते हैं तो आप 11 उद्धरण चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि शब्द की बात कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, अगर शब्द पर दोस्तों विशेष बल देना है तो आप क्या करेंगे? सिंगल इनवर्टेड कॉमा। जैसे हम पढ़ते हैं ना रामधारी सिंह, क्या पढ़ते हैं? रामधारी सिंह, और इनके आगे लिखा है दिनकर, इनको दिनकर जी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दिनकर को हमने क्या किया? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कहा जाता है। तो यहाँ पर दोहरा दोस्तों कब होता? दोहरा उद्धरण तब होता है जब वाक्य की बात होती। जब किसकी बात होती? जब किसी वाक्य की बात होती कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तब उसे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। और विवरण चिन्ह दोस्तों किसके लिए होता है? तो किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। विस्मरण नाम का कोई चिन्ह होता ही नहीं है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कर सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल कर दिखाइए। बदल देंगे भैया, मिश्र वाक्य की पहचान आप जान ही रहे हैं, यद्यपि, यद्यपि, जो, सो, यदि, यही सब लगाइए, हो जाएगा काम। करा झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। आहा, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता। कह रहा है झूठ बोलता है कोई प्यार नहीं करता है तो कोई बना ही नहीं। जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। अच्छा, जो झूठ बोलता है कोई उन्हें प्यार नहीं करता, ठीक है। यहां पर दोस्तों पद क्रम का दोष हो गया। यहां क्या हो गया दोस्तों? यहां पद क्रम दोष हो गया। अगर सही तरीके से पद का प्रयोग करता तो हो सकता है जवाब सही हो जाता। जो झूठ होता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। झूठ होता नहीं, झूठ बोलना होता है दोस्तों। जो झूठ बोलता है उन्हें कोई प्यार नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा? जो से जो शब्द स्टार्ट हो जाए वाक्य, ठीक है, वहां पर आप मान के चलिए कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मन माना में कौन सा समास है दोस्तों? तो मन माना मतलब मन में माना हुआ। मन में
माना हुआ, इसे कहते हैं मनमाना। और मन में माना मतलब मन के भीतर, ठीक है। और आप जानते हैं में और पर, ये किसका पहचान होता है दोस्तों? यह पहचान होता है अधिकरण कारक का। किसका? अधिकरण, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। और डिटेल में जाके पढ़िए, कम नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ के चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर सदगति में दोस्तों कौन सा समास है? तो सदगति दोस्तों सदधन गति, ठीक है, सदधन गति। यहां पर समास पूछा है ना, तो आप कहेंगे सद से बहुत कुछ बन सकता है, तो ऐसे में आप कहेंगे सर अव्ययी भाव समास कर लें क्या? आप सोचें कि सद को यहां पर अव्यय मान लिया जाए, यही सोचकर बच्चा क्या करता है? सद को अव्यय मानकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर से दोस्तों उससे हो जाती गलती, भयंकर मिस्टेक हो गया। यहां पर सद कोई अव्यय नहीं है, आप कुछ भी अव्यय नहीं मान सकते, ठीक है, कुछ भी दोस्तों यहां अव्यय नहीं होता, यहां तत्पुरुष समास होगा। सदगति में कौन सा समास है? तत्पुरुष। लगा आपको कि सर सदगति कर लें, सद से सद्भाव बना देंगे, सद्भावना बना देंगे, तो सर कर ले, लेकिन सद नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता, कोई अव्यय नहीं होता, इस वजह से आप ये जवाब न दीजिए, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास होता है यहां पर हमेशा पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जो द्विगुस, अच्छा, जो तत्पुरुष समास होता है, ध्यान दीजिएगा, जो तत्पुरुष समास होता है इसी के 2 भेद होते हैं। द्विगुस समास भी इसी का भेद होता है, कर्मधारय को भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी वजह से, क्योंकि तत्पुरुष समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यही रीजन है कि द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है और कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इसी से हुई है। द्वंद्व में दोस्तों दोनों पद प्रधान हो जाता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो जाता है, और बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान हो जाते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है, तभी तो दोस्तों वहां पर पर्यायवाची हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सदगति में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, अपने दिमाग में बिठाइएगा। संख्यागमन का क्या हो जाएगा? संख्या नहीं, संख्यागमन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है सखी धन आगमन। क्या हो जाता है? सखी धन आगमन बराबर संख्यागमन हो जाएगा। सखी में मात्रा गलत है, यहाँ गमन गलत लिखा हुआ है, संख्या तो होगा ही नहीं, गमन भी गलत है, सखी धन आगमन होगा, याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे दोस्तों संधि पूछ दे कि यहाँ पर कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा दोस्तों यहां पर है यण संधि। क्या है दोस्तों? यण संधि। मैंने आपको समझाया था कि कभी भी य या व के साथ दोस्तों कोई भी अर्धवर्ण आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? कोई भी अर्धवर्ण आ जाए तो हमेशा दिमाग में क्या रखेंगे कि वहां पर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। और आप देखिए य के साथ आधा ख आ रहा है, संख्यागमन, ठीक है। करा स्वस्तु, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है? तो स्वस्तु का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों स्वस्ति होता है। मूल शब्द क्या होता है यहाँ पर? स्वस्ति धन अस्तु। बच्चा यहाँ बहुत गलती करता है, स्वस्ति, स्व नहीं, स्वस्थ नहीं, स्व नहीं, स्वस्ति धन अस्तु बराबर क्या हो जाता है? स्वस्तु हो जाता है। ये आप याद रखेंगे, गजब का सवाल भैया, यहाँ मतलब जबरदस्त गलती होती है बच्चे से, ठीक है। और यहाँ भी दोस्तों संधि कौन सी है? तो होने को तो यहाँ भी यण संधि है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। करा जो प्रत्यय संज्ञा, अच्छा प्रत्यय की बात कर रहा है ना, तो आप जानते हैं दोस्तों कि प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? या अंत में लगता है। शब्द के अंत में दोस्तों प्रत्यय लगता है, आप जानते हैं। और प्रत्यय में 2 चीजें हम पढ़ते हैं, एक तो दोस्तों तद्धित प्रत्यय होता है, दूसरा दोस्तों कृत प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय हमेशा याद रखेंगे क्रियाओं के साथ लगता है, क्रिया धातु के साथ, ठीक है। क्रिया धातु के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय दोस्तों किसके साथ लगता है? यह संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण के साथ जुड़कर तैयार होता है तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा है? करा जो इससे बनता है उसे क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय दोस्तों क्रिया से हो जाएगा, और दोनों कैसे हो जाएंगे? दोनों तो हो नहीं सकता। ये चैप्टर मैंने यहीं पे पूरा समझा दिया आपको, ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। करण निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? पूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा दोस्तों? करा वे गए, देखिए वे गए यानी चले गए थे, ठीक है। वे गए, वे खा रहे थे दोस्तों, यानी ये कार्य तो अभी पूर्ण हुआ नहीं है, इसलिए इसे आप कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। पहले समझिए एक एक को, इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं अपूर्ण भूतकाल कह सकते हैं। वे आए थे और वे गए, इन दोनों में से दोस्तों कौन सा पूर्ण भूत नजर आ रहा है? तो देखिए वे आए थे यानी अब आए थे, समय बीत चुका है, तो यहां पर इसे दोस्तों पूर्ण भूतकाल में रखिए, पूर्ण भूतकाल में। और ये वाला जो है दोस्तों वे गए, ये सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। सही बता रहा हूं ना? सही है, ठीक है, सामान्य भूतकाल। वे सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, इसका मतलब है भाव ऐसा मिल रहा है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। आसन्न में कोई भी काम दोस्तों जो अभी अभी होता है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत आपको? नहीं ना?
ऐसे आराम आराम से पढ़िए, क्वेश्चन से बातचीत कीजिए, जितना बातचीत करेंगे, जितना व्यवहार बनाएंगे, उतना ज्यादा दोस्तों अच्छे से आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो पहले घटित हो गई हो। एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें दो क्रियाएं होंगी, ठीक है। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पहले बच्चे ने दूध पिया, ये भी एक क्रिया है, और सोना भी क्रिया है, तो पहले दूध पिया बाद में सोया। या बच्चे खेल कर आ गए, खेल कर पढ़ने गए, पहले बच्चा खेलने गया फिर पढ़ने गया, ठीक है। तो इस तरह से तो कह रहा दोस्तों कि पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कह रहा निशित पानी पीकर दौड़ते चला गया, तो पहले पानी पिया एक क्रिया, फिर दौड़ते चला गया, तो यहां पानी पीना दोस्तों क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया का बोध करा रहा है। दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, पढ़ाने दीजिए। चोर भाग गया, भागने दीजिए। राम बैठा, बैठने दीजिए। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? यह तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। और यह लड़कियों को पढ़ाता है, तो यहां दोस्तों खाली पढ़ाता, अगर लिखता दिनेश पढ़ाता है तब दोस्तों अकर्मक हो जाता, लेकिन लड़कियों को पढ़ाता है तब दोस्तों सकर्मक हो गया, क्योंकि यहां पर क्या आ जाता है? यहां पर कर्म आ गया, ठीक है। लड़कियां यहां पर क्या है? कर्म का काम कर रही हैं, इस वजह से सकर्मक हो जाएगा। तो आपका फिलहाल जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। कह रहे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा, ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये पुरुषवाचक तो है नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं, ये संबंधवाचक है। एक का संबंध दूसरे से दिखा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो संबंधवाचक हो जाएगा। निजवाचक दोस्तों कब होता है? ठीक है, जैसे आपने कहा यह मेरी किताब है, आपने क्या कहा? यह मेरी किताब है। जब आप अपनी बात कीजिए, जब आप स्वयं की बात कीजिए, तभी दोस्तों निजवाचक होगा, नहीं तो नहीं। प्रश्नवाचक बताने की जरूरत नहीं है और पुरुषवाचक भी बताने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो आप समझदार हैं। करा वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने आपको समझाया था दोस्तों, घर से बाहर गया यानी अलगाव को दर्शा रहा है। मैंने आपको बताया था अपादान कारक में क्या क्या याद रखना है। कभी भी याद रखो दोस्तों, कभी अलगाव की बात आ जाए, किसी भी तरह से आपको अलगाव महसूस हो रहा हो, कहीं पर दोस्तों आपको शर्म महसूस हो रहा हो, कहीं किसी वाक्य में आपको डर महसूस हो रहा हो, कहीं किसी वाक्य में आपको लजाना महसूस हो रहा हो, कहीं किसी वाक्य में आपको तुलना महसूस हो रहा हो, कहीं किसी वाक्य में आपको दूरी महसूस हो रही हो, इन सब के लिए दोस्तों एक कॉमन जवाब है अपादान कारक। यहाँ कर्ता, कर्म, करण ये सब बेकार के ऑप्शन है। अपादान कारक दोस्तों कीजिएगा। घर से बाहर जाना यानी घर से अलग होकर बाहर गया, ठीक है, तो अपादान कारक कीजिए, ये जवाब होगा। करा चाकू का बहुवचन क्या होगा? हर चीज का बहुवचन नहीं होता है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जिनका बहुवचन सेम होता है, या आप कह सकते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, कभी भी हस्ताक्षर शब्द मिल जाए, कभी भी दोस्तों समाचार शब्द मिल जाए, कभी भी दोस्तों अक्षत शब्द मिल जाए, कभी भी दोस्तों प्राण शब्द मिल जाए, कभी भी दोस्तों बाल शब्द मिल जाए, ठीक है, कभी भी दोस्तों आंसू शब्द मिल जाए, तो याद रखेंगे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सदैव बहुवचन में आते हैं। जो जैसा वैसे एग्जैक्ट लिखा जाएगा, तो चाकू का कोई भी बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, इसका बहुवचन हमेशा चाकू ही रहता है। करा पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। याचिका, मूर्खा, कर्ता, और देखिए विदुषी जैसे लिखा दोस्तों, तो विदुषी तो स्त्रीलिंग है। हाँ, आप इसका पुल्लिंग बनाते तो विदुषी का पुल्लिंग क्या हो जाता? विद्वान हो जाता, तब आप इसे कहते मेल था, तो ये तो दोस्तों फीमेल हो जाएगा, ठीक है। कर्ता दोस्तों, मूर्खा दोस्तों ये भी फीमेल शब्द है, ठीक है, तो मूर्खा फीमेल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। मूर्ख रहता दोस्तों तब हम उसे मेल समझते, तो ये भी जवाब नहीं है। जो बच्चा फंसता है वो फंसता दोस्तों की याचिका और कर्ता पर, तो कर्ता कार्य करने वाले को कहा जाता है। यहां याचिका लिखेगा दोस्तों, याचिका जो शब्द है ये पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि कर्ता में दोस्तों फीमेल भी हो जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो पद होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, ये उभय लिंग पद होता है, ये न तो पुल्लिंग में होता न स्त्रीलिंग में पर होता है। इस पद पर जो बैठता है ये उसी अनुरूप दोस्तों माना जाता है। उसी तरीके से आप मान सकते हैं कि जो कर्ता है, ये कर्ता के लिए आप कुछ डिसाइड ना कीजिए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग का चयन, ठीक है। लेकिन एक चीज और बताइए, ना 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 ना, एक शब्द दोस्तों और मिल जाता है, याचक ना, याचक, ठीक है, याचक, और याचक का क्या हो जाता है? याचिका। लेकिन याचक से याचिका हाँ कर सकते हैं। याचक दोस्तों मेल हो जाएगा, याचिका दोस्तों फीमेल हो जाएगा ना। आहा, तब दोस्तों ये हटाइए। अब तो दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन मिल रहा हो क्या बच रहा है? अब 3 तो पक्का गलत है, 3 तो पक्का गलत। देखिए कर्ता मैं मानता नहीं, कर्ता अगर मेरी बात आती तो मैं नहीं मानता, मैं रखता कर्ता को दोस्तों उभय लिंग में। कहां रखता? मैं रखता कर्ता को उभय लिंग में। क्यों? कर्ता करने वाला पता नहीं कौन है,
कर्ता पता नहीं कौन है, कर्ता का कर्तृ तो बना नहीं सकते, ठीक है, तो मैं इसे ही करता। फिलहाल कोई बात नहीं, अब 3 तो पक्का गलत है, तो एक ही जवाब सही हो जाएगा। एलिमिनेट करिए, ठीक है, धीरे धीरे दिमाग पे जोर डालेंगे तो कभी कभी कुछ कुछ जवाब मिल जाता है, ठीक है। संकल्प, संकल्प में दोस्तों कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? यह शब्द के आरंभ में लगता है। कहां लगता है दोस्तों? यह शब्द के आरंभ में लगता है। लिख रहा है संकल्प का क्या हो जाएगा? संकल्प का हो जाता है समधन कल्प। क्या हो जाता है? समधन कल्प, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा? न मत करिएगा, समधन कल्प होगा। यह आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, एकदम आराम से आगे बढ़िए। कह रहा है सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ठीक है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूरपन कोई शब्द होता नहीं है। सूरवीरता, शौर्यता नहीं दोस्तों, शौर्य बनाइए सीधा। सूर से क्या हो जाएगा दोस्तों? शौर्य हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा, भाव की बात कर रहा है, ता लगने से दोस्तों भाव नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा? सूर्य से, सूर से शौर्य, शौर्य हो जाएगा। एक होता है सूर्य, अगर सूर्य से बनाते हैं ना तब हम बनाते हैं शौर्य। क्या कहते हैं? शौर्य करते हैं, ठीक है। या फिर हम सौर कर लेते हैं, सौर ऐसे करते हैं, ठीक है। ये सौर्य मत कहिए, इसका कोई मतलब नहीं होता, सौर कहिए, ठीक है। सूर्य से सूर्य होता तो सौर्य करते हैं, सूर्य है ना, सॉरी, सूर्य से सौर करते हैं, सूर्य से शौर्य करते हैं। ये दोस्तों है, अच्छे से समझ लीजिए। सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, आप जान जाइए। सौमित्र दोस्तों लक्ष्मण को कहा जाता है। अर्जुन को दोस्तों पार्थ कहा जाता है। क्या नाम है अर्जुन का? पार्थ, ठीक है, पार्थ, ठीक है। भीम को दोस्तों क्या कहा जाता है? भीम को भीमसेन कहा जाता है, भीमसेन, ठीक है। उसी तरह राम को क्या कहा जाता है? तो राम को राघव कहा जाता है, रघुनंदन कहा जाता है, बहुत सारे नाम हैं। सौमित्र फिलहाल किसे कहते हैं? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को शेषनाग भी कहा जाता है ना, लक्ष्मण को क्या कहा जाता है? शेषनाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। करा अपट और अपटु, अपट और अपटु का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका अर्थ बताना है। कर अपट, अपट दोस्तों मत देखिए, पट मतलब होता है कपड़ा। पट का मतलब क्या हो जाता है? पट का मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा मतलब हो जाता है वस्त्र। वस्त्र मतलब हो जाता है परिधान। परिधान का अर्थ हो जाता है चीर, ठीक है, चीर। ये सब दोस्तों हो जाता है कई सारे मीनिंग। इसी तरह दोस्तों ये पट लिखा था, अब लिख दिया दोस्तों अपट। तो अपट मतलब क्या हो जाएगा? तो वस्त्रहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वस्त्रहीन, ठीक है। तो देखिए, खिड़की रहित, दरवाजा रहित, दरवाजा रहित नहीं दोस्तों, वस्त्रहीन हो जाएगा। और अपटु मतलब क्या हो जाता है? तो अपटु मतलब हो जाता है मूर्ख। तो यही आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आप ढूंढ के निकालिए, आपको ऑटोमेटिक आपका जवाब मिल जाएगा। कौशिक का अनेकार्थी दोस्तों कौन सा नहीं है? कौशिक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? तो कौशिक का लिख रहा है सपेरा को कहा जाता है, विश्वामित्र नहीं दोस्तों, विश्वामित्र को कहा जाता है, या नेवला को तो पक्का कहा जाता है। आपसे पूछा दोस्तों कौन सा अनेकार्थी नहीं है, तो याद रखेंगे शिव को कौशिक नहीं कहते हैं। बाकी कौशिक का कई सारे मीनिंग होता है, ठीक है, कौशिक का कई सारे मीनिंग होता है। कौशिक सपेरा को भी कहते हैं, विश्वामित्र को भी कहते हैं, नेवला को भी कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कौशिक दोस्तों आप पढ़ते हैं उल्लू को भी कहा जाता है, उल्लू यानी उलुक, ठीक है, उल्लू यानी उलुक को भी दोस्तों क्या कहते हैं? कौशिक कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। शिव की बात करेंगे दोस्तों, शिव किसे कहते हैं? शिव आप कह सकते हैं भोलेनाथ को कहते हैं, ठीक है, भोलेनाथ को कहते हैं, या शिव शंकर को कहते हैं, त्रिपुरारी को कहते हैं, ठीक है, अनेक नाम है, ठीक है, या गिरजापति कह सकते हैं, शंभू कह सकते हैं, बहुत सारे, महादेव कह सकते हैं। अब पूरी पर्यायवाची पड़ी हुई है, ठीक है। गंगाधर कह सकते हैं, उनके सिर पे गंगा विराजमान, इसीलिए उन्हें गंगाधर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कह रहा जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जो छीड़ ना हो सके, देखिए, जो न मिटे, जो न मिटे, जो न मिटे उसे क्या कहते हैं? अमिट कहते हैं। जिसे पार न जा सके, जिसे पार न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपार कहते हैं, ठीक है। जो छीड़ न हो दोस्तों उसे अक्षय कहते हैं। और जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अनंत कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अक्षय, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसका इलाज ना हो उसे कहते हैं असाध्य। लोग कहते हैं ना उन्हें असाध्य रोग हुआ है, या तो असाध्य कहते हैं, या तो दोस्तों कहते हैं ला इलाज। क्या कहते हैं? ला इलाज, ठीक है। ला इलाज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज न हो, तो ला इलाज बीमारी, ठीक है, या असाध्य। दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य नहीं होगा। श्रम साध्य मतलब श्रम द्वारा साधा गया, श्रम द्वारा
साधा गया या किया गया, साधा या फिर किया गया, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं श्रम साध्य, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दुसाध्य दोस्तों किसे कहते हैं? दुधन साध्य, साध्य मतलब किया गया, दु मतलब जिसे करना बहुत कठिन हो, क्योंकि दु माने दुष्कर, ठीक है। तो याद रख सकते हैं, यहां कह सकते हैं जिसे करना कठिन हो, जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुसाध्य कहते हैं। साधनहीन कहते हैं किसे कहते हैं? साधन की कमी को ना, साधन की कमी को क्या कहते हैं? साधनहीन। रिसोर्स, आपके पास रिसोर्स ना हो तो उसके लिए शब्द होता है साधनहीन। यहां पर जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों जवाब होगा, यहां पे याद रखेंगे असाध्य। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में क्रमशः पर्यायवाची शब्द कौन सा? क्रमशः बताना है लाइन से। कह रहा पार्वती को क्या कहते हैं दोस्तों? पार्वती को शिवा कहते हैं क्या? हाँ, पार्वती को शिवा भी कहते हैं, ठीक है, शिवा कहते हैं। पार्वती को दोस्तों रुद्राणी भी कहते हैं, ठीक है। पार्वती का जो नीचे पर्यायवाची लिखा है, क्या लिखा दोस्तों? रुद्राणी, सेकंड वाले में, ये भी पार्वती को कहते हैं। पार्वती को दोस्तों उमा भी कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन पार्वती को सुमन नहीं कहते हैं। तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी ये तीनों दोस्तों क्या था? ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था। चलिए दूसरे नंबर बात करिए, पुत्र को क्या कहते हैं? पुत्र को दोस्तों अवनी नहीं कहते हैं। पुत्र को क्या कहते हैं? पुत्र को नंदन कहते हैं, पुत्र को नंदन कहते हैं। पुत्र को दोस्तों सुत कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये वाला तो गलत हो गया, ये सही हो गया और ये भी सही हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या लिखा? पृथ्वी, पृथ्वी को दोस्तों क्या ये आत्मजा तो फिलहाल कहते हैं, आत्मजा पुत्री को कहते हैं, पृथ्वी को अवनी कहते हैं, लेकिन सुधा नहीं कहते। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सुधा दोस्तों किसे कहते हैं? सुधा अमृत को कहा जाता है। सुधा किसे कहते हैं? सुधा अमृत को कहा जाता है। आत्मजा किसे कहते हैं? आत्मजा पुत्री को कहा जाता है। आत्मजा किसे कहा जाता है? आत्मजा पुत्री को कहा जाता है, बेटी को कहा जाता है, ठीक है। तो जो सही एकदम हमारे पास क्रमशः है वो ऑप्शन नंबर 2 है, यही आपका सही जवाब होगा। करा भोर, विहान, निशांत, ये सब किसके पर्यायवाची? क्या दिन के पर्यायवाची? नहीं, दिन को हम कहते हैं वार, दिन को हम कहते हैं दिवस, दिन को हम कहते हैं वासर, ये सब दोस्तों नाम दिन के होते हैं, ठीक है। क्या हम शाम को कहते हैं? नहीं, हम इसे कहते हैं प्रभात को। प्रभात मतलब तभी कहते हैं भोर, प्रभात को हम क्या कहते हैं? भोर। प्रभात को हम कहते हैं प्रातः काल, क्या कहते हैं? प्रातः काल। प्रभात को हम कहते हैं उषा काल, ठीक है, उषा काल, ठीक है। प्रभात को हम कहते हैं विहान, ठीक है, बिन नहीं होएगा, बिन नहीं, विहान, निशान, ठीक है। ये सब नाम दोस्तों किसके हैं? ये प्रभात के नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। कह रहा है चिरंतन का विलोम बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। चिरंतन मतलब चिंता करने वाला नहीं, चिंता ना करने वाला नहीं, चिरंतन का हो जाता है नस्वर। चिरंतन का क्या हो जाता है? चिरंतन का विलोम हो जाता है नस्वर, ठीक है। चिरंतन, चिरंतन का विलोम नस्वर, ठीक है। नस्वर मतलब समझ रहे हैं ना, सब कुछ नश्वर, इस संसार में सब नश्वर है, मतलब सबका नष्ट होने का समय। चिरंतन मतलब जो असीमित समय तक दोस्तों अस्थायी रूप से बना रहे, चिरंतन, ठीक है। करा देवर का तत्सम बताइए, तो देवर का देववर नहीं होता, देवर का हो जाता है द्विवर। क्या हो जाता है दोस्तों? देवर का तत्सम क्या हो जाता है? द्विवर हो जाता है। इसी तरह पूछता है दुपट्टा का क्या होता है, तो दुपट्टा का हो जाता है द्विपट्ट। क्या हो जाता है दोस्तों? द्विपट्ट हो जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल है यार। अच्छा देवर तो आ गया दोस्तों, भौजाई को क्या कहते हैं? ठीक है बताइए, भौजाई, भौजाई को दोस्तों क्या कहते हैं? भौजाई को कहते हैं भातृजाया। क्या कहते हैं? भ्रातृजाया। क्या कहते हैं? भ्रातृजाया कहते हैं, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा है। एक मौसी को बताइए क्या कहते हैं? मौसी को, मौसी को दोस्तों क्या कहते हैं? मौसी को कहते हैं मातृश्वसा। क्या कहते हैं? मातृश्वसा। क्या कहते हैं? मातृश्वसा। साले को श्याला कहते हैं, साली को श्याली कहते हैं, ससुराल को ससुरालय कहते हैं, ठीक है। ये सब आप याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर मैंने दिया है, उसको जरूर पढ़िए, परीक्षा में आता ही आता है। खंडहर का तत्सम क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम कहते किसे? जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। तो खंडहर का खंडहर नहीं दोस्तों, खंडघर नहीं, खंडगृह होता है। क्या होता है दोस्तों? खंडगृह। इसी तरह से परीक्षा में आता है कचहरी को क्या कहते हैं? कचहरी को कहते हैं कृत्य गृह। क्या कहते हैं? कृत्य गृह, ठीक है। इसी तरह का आता है कटहल को क्या कहते हैं? कटहल को कहते हैं कंठफल, ठीक है। ये सब भी दोस्तों आप याद रखिए, ठीक है, दिमाग में आ जा रहा तो बता दे रहे हैं, ठीक है, मिलता जुलता है। तो खंडगृह याद रखेंगे। करे कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज मतलब जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में नहीं हुई है, या फिर वो कोई तत्सम शब्द होगा। देखिए करवट दोस्तों, करवट कैसा शब्द है? यह देशज शब्द है। कंजर दोस्तों कैसा शब्द है? यह भी देशज शब्द है। कचोट दोस्तों, पेट कचोट रहा है भूख के कारण, ठीक है। लेकिन कंचन दोस्तों याद रखेंगे, ये देशज शब्द में नहीं आता है। कंचन दोस्तों क्या है? यह तद्भव शब्द
शब्द है। कंचन क्या है? तद्भव। कंचन सोना को कहते हैं, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा तद्भव शब्द। क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी दोस्तों सही नहीं है वो बताना है। आजीविका बिल्कुल सही है, बलिष्ठ ये भी सही है, ठीक है, स्वाभाविक ये भी सही है, अभिशाप की वर्तनी दोस्तों गलत है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। कैसे? अभिशाप ऐसे नहीं लिखते हैं। विज्ञान क्या है? वरदान है या अभिशाप है? तो अभिशाप दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ये दिमाग में याद रखेगा, ठीक है। ये आपका गलत लिखा हुआ है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा दोस्तों? आइए बताता हूं। क से लेकर दोस्तों आप ऐसे याद रखें, एक एक चीज समझा दे रहा हूं। अगर आपसे कभी कंठ वर्ग के बारे में पूछे तो कंठ वर्ग में दोस्तों कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है, ये सब कंठ में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों तालु वाले में पूछे, तालु वर्ग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ और इया, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों क्या पूछेगा? मूर्धा वर्ण, ठीक है, तो इसमें आ जाता ट, ठ, ड, ढ, अड़। इसी तरह से आ जाता है दोस्तों दंत वर्ण, ठीक है, दंत, इसमें आ जाता त, थ, द, ध और न। इसी तरह आ जाता है दोस्तों ओष्ठ वर्ण, क्या आ जाता है? ओष्ठ वर्ण, इसमें आ जाता है प, फ, ब, भ, म। इसी तरह आ जाता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, क्या हो जाता है? अंतस्थ। अंतस्थ में आ जाता है य, र, ल, व। इसी तरह आ जाता है दोस्तों ऊष्म व्यंजन, ऊष्म, इसमें आ जाता है श, ख, स, ह। और छत्रज्ञ को क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। आपसे क्या पूछा था? अंतस्थ, ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण करते समय मुख से वायु अंदर चली जाती है, ठीक है, यर लव। तो याद रखेंगे ग, ज, स गलत है दोस्तों, यहाँ व हो जाएगा, व को रखा जाता है। व को दोस्तों दंतोष्ठ भी कहते हैं, व को क्या कहते हैं? व को दंतोष्ठ भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा। परीक्षा में कभी कभार दोस्तों यहां से पूछ लेता है तो बच्चे जो है गलत जवाब दे देते हैं, आप पहले से याद रखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली दोस्तों कौन सी नहीं है? याद रखेंगे, एक था सबसे पहले सौरसेनी अपभ्रंश, क्या था दोस्तों? सौरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। इसी सौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुआ पश्चिमी हिंदी, क्या पैदा हुई? पश्चिमी हिंदी पैदा हुई। इस पश्चिमी हिंदी के दोस्तों 5 शाखाएं हुई। कितनी शाखाएं हुई? 5 शाखाएं, जिसमें दोस्तों एक शाखा थी कन्नौजी, यानी ये तो है, एक शाखा थी ब्रज, यानी ये भी है, एक शाखा थी खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। लेकिन दोस्तों जयपुरी नहीं थी। जयपुरी दोस्तों यह पूर्वी राजस्थानी में आती है दोस्तों। राजस्थानी जो है दोस्तों उससे इसका जन्म, जैसे पश्चिमी हिंदी वैसे राजस्थानी हिंदी जो है दोस्तों उससे दोस्तों इसका जन्म माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर और क्या याद रखेंगे दोस्तों? यहाँ याद रखेगा बुंदेली, क्या याद रखेंगे? बुंदेली, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो अच्छा सवाल हो गया ये भी पॉइंट में। आगे लिख रहा बिहारी हिंदी बोलियां कौन सी है? मारवाड़ी, मारवाड़ी तो दोस्तों जयपुरी में मारवाड़ी तो राजस्थानी में आती है। मारवाड़ी किस में आती है दोस्तों? यह राजस्थानी में आती है और पश्चिमी राजस्थानी के तहत रखी जाती है। मैथिली भोजपुरी तो दोस्तों सही था, ठीक है, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। कर मगही मैथिली भोजपुरी, ठीक है, ये सही है दोस्तों, मगही मैथिली भोजपुरी। मगही मेवाती मत करेगा दोस्तों, मेवाती को भी कहाँ रखते हैं? मेवाती को भी राजस्थानी हिंदी में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? राजस्थानी हिंदी में। और बांगरू दोस्तों कहाँ रखते हैं? बांगरू को पश्चिमी हिंदी में रखा जाता है। बांगरू दोस्तों कहाँ है? पश्चिमी हिंदी में। तो दोस्तों बाकी के ऑप्शन तो आपको गलत नजर आ ही रहे हैं, केवल यही ऑप्शन दोस्तों जो सही बन रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए दोस्तों अगले सवाल पर, चलिए। ओहो, सवाल यही समाप्त हो गए। आज तो पता ही नहीं चला, क्लास बड़े आराम से दोस्तों समाप्त हो गई। देखिए मैं बताना चाहूंगा ये दोनों किताबें दोस्तों बहुत ही कमाल की हैं, सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों। आपके पास मुश्किल से 1 से 2 दिन है, 1 से 2 दिन के बाद दोस्तों ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों समझ लीजिए एक तरह से लॉस पे किताबें जा रही हैं। बस पर्पज ये था दोस्तों कि आप तक किताबें पहुंच पाएं @75। सोचो 75 में अलग से कोई डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देना था। क्या चाहिए आपको बताइए? क्विक रिवीजन के लिए इससे अच्छी बुक नहीं है। हमारे पास जो भी स्टॉक है दोस्तों वो ऐसे भी खत्म होने वाला है, तो आपके पास मुश्किल से 2 दिन का समय है, क्योंकि इसके बाद एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो किताबें पहुंचने में भाई 2-4 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्त न दीजिएगा, बारिश का माहौल है, मौसम है, हर जगह थोड़ी बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि किताबें 1 दिन में पहुंच जाती हैं, ठीक है। थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं इस समय, बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट डिलीवरी हो रहा है, 2-2 दिन लग जा रहा है। लेकिन अभी से अगर आप टाइमली ऑर्डर कर देते हैं तो 2 दिन के अंदर भी किताबें मिल जा रही तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है।
परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। आप आइए और अपनी तैयारी दोस्तों शुरू कर दीजिए। बहुत गजब की बुक है, इसके माध्यम से बाकी क्लासेस दी जा रही हैं आपको, इनके माध्यम से तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, जैसे आज हमारा 29वां मॉक टेस्ट था, ये आप पीडीएफ चाहते हैं तो ये आपको बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। वेबसाइट या एप्लीकेशन में पीडीएफ वाले सेक्शन में आ जाइए, वहाँ एग्जाम वाइज में जाएगा, सब्जेक्ट और एग्जाम वाइज, ये दो अलग अलग फोल्डर मिलेंगे आपको। तो आपको एग्जाम वाइज में आना, वहाँ आप पुलिस एग्जाम जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको दोस्तों सभी पीडीएफ मिल जाएंगे, सीक्वेंस में वहाँ पीडीएफ अपडेट किया गया है, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।